नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मीडिया कवरेज के बारे में। कभी कभी लगता है ना कि कोई खबर जरूरत से ज्यादा ही छाई हुई है, उसे ही लोग अक्सर मीडिया सर्कस कह देते हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये होता क्या है, क्यों होता है, और हम सब पर मतलब आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ता है। इसके लिए हमने कुछ अलग अलग चीजें देखी हैं, जैसे यूएनएच मैगजीन का एक लेख है, विकिपीडिया से थोड़ी जानकारी ली है, रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट है, और हाँ, कुछ यूट्यूब वीडियोस भी हैं जो इंडिया और दुनिया के मीडिया पर बात करते हैं। कोशिश ये रहे भी कि इन सबसे जो जरूरी बातें हैं वो निकालें, समझें कि कैसे और क्यों न्यूज़ कवरेज कभी-कभी क्या कहते हैं जरूरत से ज्यादा ड्रामेटिक या सनसनीखेज हो जाता है, और इसका पत्रकारिता की साख्त पर, उसकी विश्वसनीयता पर क्या असर हुआ है। चलिए शुरू करते हैं फिर। ये तब इस्तेमाल होता है जब लगता है कि मीडिया किसी खबर को कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। मतलब खबर के हिसाब से कवरेज बहुत ज्यादा है। जैसे किसी एक जगह पर ढेर सारे रिपोर्टर पहुंच जाएं या घंटों तक बस वही खबर चलती रहे। अच्छा। और अगर उसमें सनसनी वाला एंगल डाल दिया जाए तब तो ये सर्कस वाली फीलिंग और पक्की हो जाती है। कहते हैं ये शब्द 1970s के दशक के बाद ज्यादा चलन में आया। विकिपीडिया पर एक और मजेदार शब्द मिला, मीडिया फीडिंग फ्रेंजी। मतलब खबरों के पीछे मीडिया की होड़, एक तरह का पागलपन। फीडिंग फ्रेंजी। हाँ हाँ, सुना है। हाँ, खासकर तब जब मीडिया जिस तरह से खबर कवर कर रहा है वो खुद ही खबर बन जाए। अरे वाह, मतलब मीडिया की कवरेज ही खबर बन गई। ये तो काफी दिलचस्प है। पर एक बात बताइए, क्या ये सब कुछ नया है या पहले भी ऐसा होता था? आजकल कुछ ज्यादा लग रहा है बस। सवाल तो बहुत वाजिब है। देखिए, यूएनएच मैगजीन का जो लेख है वो याद दिलाता है कि प्रेस और पब्लिक का रिश्ता, भरोसे वाला रिश्ता, वो हमेशा से थोड़ा नाजुक ही रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले सब दूध का धुला था। मिसाल के तौर पर 1800 में अमेरिका में मतलब अजीबोगरीब खबरें छपती थी, जैसे कहीं राक्षस दिखा या कोई भयानक तूफान आया, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता था। अच्छा। झूठी खबरें आम थी। अच्छा, मतलब फेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना है। बिल्कुल। फिर 1900 की शुरुआत में वो दौर आया, विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट और जोसेफ पुलित्जर का। बड़े मीडिया मालिक थे। इन्होंने येलो जर्नलिज्म, पीत पत्रकारिता, उसको बहुत बढ़ावा दिया। मतलब खबरों को सनसनीखेज बनाकर छापो, बढ़ा चढ़ाकर पेश करो, ताकि अखबार ज्यादा बिकें। और वो लोग अपने अखबारों में अपनी राजनीति, अपनी पसंद नापसंद सब खुलकर छापते थे। हाँ, सुना है उनके बारे में। हद तो ये थी कि स्पेनिश अमेरिकी युद्ध को भड़काने तक में उनका हाथ बताया जाता है, सिर्फ बिक्री बढ़ाने के लिए भड़काऊ कहानियां छापकर। बाप रे, यानी ये जो विश्वसनीयता का जो संकट है, ये कोई आज की पैदावार नहीं है। ये सुनकर मुझे वो 1981 वाला केस याद आ गया, जैनेट कुक का। हाँ हाँ, क्लासिक केस है वो। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टर थी। उन्होंने जिमीज वर्ल्ड नाम से कहानी लिखी थी, एक 8 साल के बच्चे के बारे में जो हेरोइन एडिक्ट था। पुलित्जर प्राइज भी मिला। लेकिन बाद में पता चला कि वो बच्चा, वो कहानी सब मनगढ़ंत थी, काल्पनिक। और फिर प्राइज वापस लेना पड़ा। बहुत बड़ा झटका था वो पत्रकारिता के लिए। बिल्कुल। और यूएनएच वाला लेख बताता है कि सिर्फ वही एक घटना नहीं थी। 1998 की गर्मियों में तो जैसे लाइन लग गई थी स्कैंडल्स की। हाँ, वो दौर भी काफी उथल-पुथल वाला था। बोस्टन ग्लोब के 2 बड़े नाम, पैट्रिशिया स्मिथ और माइक बार्निकल, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आरोप था कि वो अपने कॉलम में चीजें गढ़कर लिखते थे। सही। फिर सीएनएन और टाइम मैगजीन ने अपनी एक बड़ी स्टोरी वापस ली, वियतनाम युद्ध में नर्व गैस के इस्तेमाल पर। पता चला कि सूत्र भरोसेमंद नहीं थे। और वो स्टीफन ग्लास वाला मामला, द न्यू रिपब्लिक का, उसने तो दर्जनों कहानियां या तो पूरी या कुछ हद तक गढ़ दी थीं। हाँ, वो भी बहुत चर्चित हुआ था। और हद तो तब हो गई जब सिंसिनाटी इंक्वायरर के रिपोर्टर ने चिकिटा कंपनी के वॉइसमेल ही हैक कर लिए थे। बाप रे, मतलब हर तरह की गड़बड़ हुई। हाँ, तो यूएनएच लेख में उसी दौर का जिक्र है। एक इंटर्न थी रेबेका मोहनी, बॉस्टन ग्लोब में। अच्छा। उन्होंने बताया कि जब स्मिथ और बार्निकल का इस्तीफा हुआ तो न्यूज़रूम में माहौल एकदम ऐसा था जैसे किसी की मौत हो गई हो, एकदम सन्नाटा। समझ सकता हूँ। भरोसा टूटता है तो ऐसे ही होता है। उसी लेख में एक और अनुभवी पत्रकार हैं, डेनिस कॉचोन, यूएसए टुडे के। हाँ। उनका एक कोट बड़ा अच्छा है। वो कहते हैं, जब आप इस धंधे में होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि सॉसेज कैसे बनता है। हाँ 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 मतलब अंदर की कहानी पता होती है। बिल्कुल। और जब आप ऐसे कोट पढ़ते हैं जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही परफेक्ट लगते हैं तो शक तो होता ही है। उसी टाइम का नतीजे बड़े चौंकाने वाले थे। क्या थे नतीजे?
करीब 88% अमेरिकी मानते थे कि रिपोर्टर खबर निकालने के लिए अनैतिक तरीके अपनाते हैं, कभी-कभी या अक्सर। 88%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और 2/3 सोचते थे कि पत्रकार कहानियां गढ़ते हैं। 85% मानते थे कि खबरों में फैक्ट्स की गलतियां होती हैं, और आधे से ज्यादा 54% मीडिया को बहुत ज्यादा सनसनीखेज और बायस्ड यानी पक्षपाती मानते थे। मतलब अविश्वास की जड़ें काफी गहरी थीं उस वक्त भी। बिल्कुल। अब थोड़ा भारत की तरफ आते हैं। यहाँ तो मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बाद। हाँ, उम्मीद यही होती है कि मीडिया इन तीनों पर नजर रखेगा, उनको जवाबदेह बनाएगा। पर कुछ यूट्यूब सोर्सेज हैं, जैसे अनफोल्डेड फाइल्स है, सकलैन खान, इंफॉर्मेशन स्पीक्स, इनकी राय थोड़ी अलग है। क्या कहते हैं वो? उनका कहना है कि आजकल भारतीय मीडिया न्यूज देने से ज्यादा एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया है, मनोरंजन का साधन। और कुछ रिपोर्टर तो ऐसे लगते हैं जैसे सर्कस के कलाकार हो। ये थोड़ी तीखी टिप्पणी है, लेकिन ये बात उठ रही है। देखिए, भारत में मीडिया का इतिहास तो बहुत पुराना और गौरवशाली रहा है। 1780 में हिक्की का बंगाल गजट आया, पहला अखबार। हाँ, फिर 1822 में राजा राम मोहन राय ने फारसी में मिरतुल अखबार शुरू किया। आज़ादी की लड़ाई में तो अखबारों ने कमाल का काम किया। हाँ, केसरी, यंग इंडिया, हरिजन। बिल्कुल, तिलक का केसरी, गांधी जी की यंग इंडिया, हरिजन, नेहरू जी का नेशनल हेराल्ड, इन सब ने लोगों को जगाया, जोड़ा। फिर सरकारी रेडियो आया, ऑल इंडिया रेडियो 1936 में, जो बाद में आकाशवाणी बना। और 1959 में दूरदर्शन शुरू हुआ, टीवी। हाँ, दूरदर्शन तो कई सालों तक अकेला ही था। बिल्कुल, लेकिन फिर 1975 में इमरजेंसी लगी। वो एक काला दौर था। हाँ, सेंसरशिप। मीडिया पर भारी सेंसरशिप थी। अखबारों को छपने से पहले दिखाना पड़ता था। कई पत्रकार जेल में डाल दिए गए। प्रेस की आज़ादी पर वो बहुत बड़ा हमला था। और फिर 1991 में उदारीकरण आया, इकोनॉमी खुली। हाँ, और उसी के साथ मीडिया में प्राइवेट कंपनियों की एंट्री हुई। जी टीवी, MTV, स्टार टीवी, एक के बाद एक चैनल लाने लगे। और दूरदर्शन का एकाधिकार खत्म हो गया। एग्जैक्टली। अब स्रोतों के मुताबिक इसी उदारीकरण ने मीडिया का पूरा सीन बदल दिया। एक तरफ तो चॉइस बढ़ गई, हाँ, बहुत सारे चैनल आ गए। लेकिन दूसरी तरफ कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब प्राइवेट कंपनी है तो पैसा कमाना है, मुनाफा चाहिए। जाहिर है। और टीवी चैनल चलाना, लाइसेंस लेना, ये सब बहुत महंगा काम था। तो हुआ ये कि सिर्फ वही बड़ी कंपनियां टिक पाईं जिनके पास बहुत पैसा था। अच्छा। और अक्सर जिनके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी मजबूत थे। यहीं से वो चीज शुरू हुई जिसे कहते हैं मीडिया ओनरशिप का कॉन्सेंट्रेशन। मतलब मीडिया का मालिकाना हक कुछ ही बड़े घरानों के हाथ में सिमटने लगा। और ये चीज तो आज शायद और भी ज्यादा बढ़ गई है ना? हाँ, आज ये और ज्यादा स्पष्ट दिखती है। तो ये जो कभी कभी सर्कस जैसा माहौल लगता है, इसके पीछे वजह क्या है? एक यूट्यूब सोर्स है ग्लोब थ्योरी। वो 3 मेन कारण बताते हैं। पैसा गायब हो गया, ध्यान कहीं और चला गया, और न्यूज रूम खाली हो गए। हाँ, इनको थोड़ा खोलकर समझते हैं। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल प्रेशर, मतलब पैसे का दबाव। पारंपरिक मीडिया जो है, अखबार, टीवी, इनकी विज्ञापन से जो कमाई होती थी वो लगातार कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि ज्यादातर पैसा अब जा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। ग्लोब थ्योरी का सोर्स बताता है कि 2024 में करीब 72% ऐड का पैसा डिजिटल पर गया। 72%? हाँ, और पारंपरिक मीडिया का रेवेन्यू और 4% गिर गया। तो पैसा जा रहा है टेक कंपनियों के पास। तो फिर मीडिया कंपनियों पर तो बहुत दबाव आ गया होगा। बिल्कुल, उन्हें कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। मतलब बड़े पैमाने पर नौकरियां गईं, पत्रकार निकाले हैं। ग्लोब थ्योरी बताता है कि अकेले 2024 में दुनिया भर में करीब 15,000 मीडिया जॉब्स खत्म हुई। 15,000? बाप रे। और अमेरिका में 1990 से अब तक अखबारों में 74% नौकरियां कम हो चुकी हैं। 74%? हाँ, तो जब कमाई का इतना प्रेशर हो तो फिर खबर की क्वालिटी से ज्यादा ये जरूरी हो जाता है कि क्लिक्स कितने आए, व्यूज कितने मिले। इसका कोई उदाहरण भी है? हाँ, द मैसेंजर नाम का एक ऑनलाइन न्यूज वेंचर था। बड़ा तामझाम था, 300 पत्रकार, खूब पैसा लगा, लेकिन साल भर भी नहीं चला, बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल टिकाऊ नहीं था, पैसा नहीं कमा पाए। अच्छा, तो ये पहला कारण हुआ, फाइनेंशियल प्रेशर। दूसरा क्या था? दूसरा है दर्शकों का बदलता ध्यान, यानी ऑडियंस अटेंशन। ये तो हम सब देख ही रहे हैं। हाँ, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो का जमाना है। बिल्कुल, स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ग्लोब थ्योरी का डेटा है कि मई 2025 में अमेरिका में कुल टीवी देखने के टाइम का करीब 45% स्ट्रीमिंग पर गया। 45%? हाँ, पहली बार स्ट्रीमिंग ने पारंपरिक टीवी को पीछे छोड़ा। और न्यूज के लिए भी लोग अब टीवी, अखबार कम देख रहे हैं।
ज्यादातर लोग टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से खबरें पा रहे हैं। सही बात है। सोशल मीडिया ही न्यूज़ सोर्स बन गया बहुत लोगों के लिए। हाँ, और एक दिलचस्प बात मार्क शेफर के लेख में है। वो मशहूर रिंगलिंग ब्रदर्स सर्कस के बंद होने को भी इसी से जोड़ते हैं। अच्छा, वो कैसे? सोशल मीडिया पर जानवरों के साथ बुरे बर्ताव के वीडियो वायरल हुए। सर्कस पर बहुत दबाव बना और आखिरकार उन्हें बंद करना पड़ा। मतलब लोगों का ध्यान पारंपरिक चीजों से हटकर पूरी तरह डिजिटल पर आ गया है। ध्यान बढ़ गया। और तीसरा कारण, खासकर भारत के लिए? तीसरा, जो भारत जैसे देशों में बहुत अहम है, वो है ओनरशिप कॉन्सेंट्रेशन, यानी मीडिया का मालिकाना हक कुछ ही हाथों में होना। जैसा अनफोल्डेड फाइल्स और सकलैन खान वाले वीडियोस में बताया गया है। भारत में ज्यादातर बड़े मीडिया हाउस अब कुछ ही बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स के कंट्रोल में है। हाँ, नाम तो सुनने में आते ही है। रिलायंस का नेटवर्क 18। हाँ, जिसमें CNN न्यूज़ 18, न्यूज़ 18 इंडिया, मनी कंट्रोल सब है। फिर अदानी ग्रुप ने NDTV ले लिया। टाइम्स ग्रुप तो है ही बहुत बड़ा। टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स नाउ, ET, NBT। दक्षिण में सन ग्रुप है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जब इतने कम लोगों के हाथ में इतना ज्यादा मीडिया हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों का टकराव हो सकता है। अच्छा। मतलब उन कंपनियों के अपने बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस हो सकते हैं, तो डर रहता है कि कहीं उसका असर खबरों पर ना पड़े, संपादकीय स्वतंत्रता पर। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। और यहीं पर एक और चीज आती है, DAVP, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय। ये सरकारी एजेंसी है जो सरकारी विज्ञापन देती है। हाँ। तो आरोप लगते हैं कि सरकार विज्ञापनों का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर सकती है। जो चैनल सरकार के पक्ष में हैं, उन्हें ज्यादा विज्ञापन दो, जो आलोचना करते हैं उनके विज्ञापन रोको। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया। हाँ, क्योंकि विज्ञापन कमाई का बड़ा जरिया है, तो ये दबाव बनाने का एक तरीका बन सकता है। तो ये हो गया ओनरशिप और सरकारी विज्ञापनों का असर। और क्या कारण है? एक और बड़ा फैक्टर है एल्गोरिथम का प्रभाव। ये ग्लोब थ्योरी वाले सोर्स में है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इनके जो एल्गोरिथम हैं, वो इस तरह बने हैं कि वो एंगेजमेंट को बढ़ावा देते हैं। मतलब लाइक, शेयर, कमेंट। हाँ, जिस पे ज्यादा रिएक्शन आए। बिल्कुल। और अक्सर देखा गया है कि जो चीजें गुस्सा दिलाती हैं, विवाद खड़ा करती हैं, भड़काऊ होती हैं, उन पे एंगेजमेंट ज्यादा आता है। तो एल्गोरिथम ऐसी चीजों को और ज्यादा दिखाता है। हाँ, नतीजा ये कि एडिटर्स और रिपोर्टर्स भी अब यूट्यूबर्स की तरह सोचने लगते हैं कि कैसे एक सिंपल सी खबर को भी ज्यादा ड्रामेटिक बनाया जाए। अच्छा। जैसे कोई स्कूल बोर्ड की मीटिंग है, अब उसकी सीधी सादी रिपोर्टिंग शायद कोई ना देखे, तो क्या उसे दो गुटों की लड़ाई की तरह दिखाया जा सकता है, ताकि लोग देखें, शेयर करें? मतलब वायरल होने का प्रेशर। एग्जैक्टली। और एल्गोरिदम अक्सर सनसनी, विवाद या तेज भावनाओं को ही पुश करता है, गुस्सा, डर वगैरह। और इसी से जुड़ी है भारत वाली बात, सनसनीखेज और TRP की दौड़। बिल्कुल। अनफोल्डेड फाइल्स और सकलैन खान के सोर्स यही बताते हैं। भारत में न्यूज चैनलों के लिए TRP ही सब कुछ है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। क्यों इतनी जरूरी है TRP? क्योंकि उनकी करीब 70% कमाई विज्ञापनों से आती है। और ऐड देने वाले उन्हीं को ऐड देते हैं जिनकी TRP ज्यादा हो। अच्छा, ये है पूरा खेल। हाँ, अब इस TRP को बढ़ाने के चक्कर में अक्सर फैक्ट्स पीछे छूट जाते हैं। एनालिसिस की जगह ड्रामा आ जाता है, तेज आवाज में बहसें, चीखना चिल्लाना। हाँ, वो तो दिखता है कई बार। और इसका एक खतरनाक रूप है मीडिया ट्रायल, जब कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मीडिया किसी को मुजरिम बना देता है। जैसे वो सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में हुआ था। हाँ, वो एक बड़ा उदाहरण है। रिया चक्रवर्ती के साथ जो हुआ, या फिर सीमा हैदर जैसे मामले, हफ्तों तक प्राइम टाइम पर वही चलता रहा। क्यों? क्योंकि TRP मिल रही थी। मतलब खबर की अहमियत नहीं, बस TRP देखी जा रही है। एक तरह से यही हो रहा है। ये सब सुन के तो लगता है कि पत्रकारिता के जो असली सिद्धांत थे वो कहीं खो गए हैं। तथ्यों की जगह शोर, विश्लेषण की जगह आरोप। तो इस पूरे सर्कस का, इस माहौल का नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजे तो गंभीर हैं। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में पीटर केलनर एक टर्म यूज करते हैं, सर्कस नोआर। सर्कस नोआर? नोआर मतलब अंधेरा? हाँ, मतलब ऐसी पत्रकारिता जो सिर्फ नेगेटिविटी, स्कैंडल, विवाद, अंधेरे पहलुओं पर ही फोकस करती है। इसका सीधा असर पड़ता है जनता के भरोसे पर। लोग नेताओं पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। हाँ, रिपोर्ट में था कि 62% ब्रिटिश मानते हैं कि नेता झूठ बोलते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ नेताओं पर ही नहीं, मीडिया पर से भी भरोसा उठता है। ग्लोब थियरी वाला सोर्स एक और चिंता बताता है। वो कहते हैं कि जब जर्नलिज्म और एंटरटेनमेंट पे फर्क ही खत्म हो जाए, तो लोग किसी भी खबर पर आसानी से यकीन नहीं करते। कंफ्यूजन बढ़ जाता है। हाँ,
क्या सच है, क्या झूठ, क्या जरूरी है, क्या बस शोर है, समझ नहीं आता। फिर लोग अपने जरूरी फैसले भी शायद फोन पर आई किसी आधी अधूरी जानकारी या वायरल वीडियो के बेस पर लेने लगते हैं। और लोकल लेवल पर क्या असर होता है? लोकल लेवल पर सरकारों पर, नगर पालिकाओं पर जो मीडिया की नजर होनी चाहिए थी, वो कम हो जाती है, क्योंकि लोकल अखबार बंद हो रहे हैं, पत्रकार कम हो रहे हैं। ये तो बड़ी समस्या है। और शायद सबसे खतरनाक बात, आज के डिजिटल जमाने में झूठ अक्सर सच से ज्यादा तेजी से फैलता है। क्यों? क्योंकि झूठ को ज्यादा मसालेदार, ज्यादा सनसनीखेज बनाकर पेश किया जा सकता है। वो ज्यादा क्लिक्स लाता है, ज्यादा शेयर होता है। तो ग्लोब थ्योरी का सोर्स क्या कहता है? वो कहते हैं कि हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां झूठ फैलाकर शायद सच बोलने से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। बाप रे! जब झूठ से ज्यादा पैसा मिले तो सच कौन बोलेगा? ये तो बहुत ही डरावनी बात है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक और बात थी, ब्रिटेन के लोग पॉलिटिक्स में कम रुचि लेते हैं, सेलिब्रिटी न्यूज में ज्यादा, दूसरे देशों के मुकाबले। हाँ, ये भी दिलचस्प है। सिर्फ 37% राजनीति में रुचि रखते हैं, जबकि 21% सेलिब्रिटी न्यूज में। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क में ऐसा नहीं है। पीटर कैलेनर इसी रिपोर्ट में कहते हैं कि पत्रकार का काम सिर्फ वो देना नहीं है जो लोग चाहते हैं। हाँ, उनका काम ये भी है कि जो जरूरी मुद्दे हैं, भले ही वो थोड़े बोरिंग या मुश्किल लगें, उनमें भी लोगों की रुचि जगाएं, उन्हें समझाएं। लेकिन इस सर्कस नोआयर वाले माहौल में, जहां सिर्फ सनसनी बिकती है, ये काम तो मुश्किल हो गया होगा। हाँ, ये भूमिका कहीं पीछे छूटती जा रही है। तो अगर हम सारी बात को समेटें, तो ये जो मीडिया कवरेज कभी-कभी सर्कस जैसा लगता है, उसके पीछे कई वजह हैं, एक नहीं। मीडिया कंपनियों पर पैसे का दबाव है, लोगों का ध्यान बदल रहा है, मीडिया कुछ ही लोगों के हाथ में आ गया है, एल्गोरिदम का खेल है और टीआरपी या क्लिक्स की जबरदस्त होड़ है। बिल्कुल, ये एक उलझी हुई समस्या है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ समस्याएं ही हैं। स्रोतों में कुछ समाधानों की तरफ भी इशारा है। अच्छा, क्या समाधान सुझाए गए? जैसे एक तरीका हो सकता है कि हम इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र मीडिया को सपोर्ट करें, या पब्लिक यानी सरकारी या नॉन प्रॉफिट मीडिया को, जो मुनाफे के दबाव से थोड़े आजाद हों। दूसरा, पत्रकारिता की कामयाबी को सिर्फ क्लिक्स या टीआरपी से ना नापा जाए, बल्कि ये देखा जाए कि उसका असर क्या है, क्वालिटी कैसी है, समाज के लिए कितनी उपयोगी है। मतलब पैमाने बदलने की जरूरत है। हाँ, और तीसरा, सब्सक्रिप्शन मॉडल यानी पाठक या दर्शक सीधे मीडिया को पैसा दें। इससे मीडिया सीधे अपने ऑडियंस के प्रति जवाबदेह होगा, न कि विज्ञापन देने वालों के। हाँ, ये मॉडल आजकल कुछ जगह चल भी रहा है। ग्लोब थ्योरी और सकलैन खान वाले वीडियोस भी शायद यही कह रहे थे। हाँ, वो इन विकल्पों पर जोर देते हैं। और आखिर में ये सब सुनने के बाद एक सवाल हम सब के लिए भी है। दर्शक या पाठक होने के नाते हमारी क्या भूमिका है इसमें? ये अहम सवाल है। जैसा एक सोर्स ने कहा, सर्कस चलने के लिए दर्शक तो चाहिए ही। सही बात है। तो क्या हम सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज के पीछे भागते रहें, शोर बढ़ाते रहें, या थोड़ा रुकें, सोचें, फैक्ट्स चेक करें, सवाल पूछें? हाँ, ये पाठक या दर्शक की जिम्मेदारी भी बनती है। पहचानना होगा, उसकी मांग करनी होगी और उसे सपोर्ट भी करना होगा, है ना? बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक जरूरी बात है।